सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना फोर्थ लेक्चर एटम्स पे। एटम्स का फोर्थ लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। जो दूसरा वीडियो था बेटा, उसमें मैंने आपको सिखाया डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर जो है बेटा क्या क्या होता है। ठीक, वीडियो नंबर 3 जो था बेटा, उसमें मैंने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 पे कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो दिखाई। आज हम वीडियो नंबर 4 बनाएंगे बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे बोहर's मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर's मॉडल ऑफ एन एटम। बेटा जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। उस डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए नील्स बोहर ने रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो मॉडिफाई किया। रदरफोर्ड ने ब्रेक थ्रू दिया। उसने बोला कि एटम जो है उस पे सेंटर पे सारा पॉजिटिव चार्ज है और सारा मास है। उस पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या रखा सेंटर पे? उसने न्यूक्लियस उसने दिया भाई। लेकिन उस मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हैं, थोड़ा बहुत मैं और रिवाइज कराऊंगा आपको। इस तरह से देखिए भाई उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे। नंबर 1 देखिए भाई, सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हम पढ़ते हैं भाई, जब भी चार्ज होता है अंडर एक्सेलरेशन, जब भी चार्ज क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन में ये एमिट करता है। क्या एमिट करता है? रेडिएशंस एमिट करता है। रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है जिसमें एनर्जी होती है। ये न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है इसको अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही प्रोवाइड करता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इसको इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में नचाता है भाई। आप देखिए वेलोसिटी यहाँ, लेट अस सपोज यहाँ इस तरह से वेलोसिटी है, लेट अस सपोज मैंने बोला भाई इस तरह, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ से, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ से। देखिए भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। यहाँ से थी, फिर यहाँ से डायरेक्शन, नीचे डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, अप डायरेक्शन। सो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है भाई, डायरेक्शन वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी क्या होगी? चेंज। किस में चेंज होगी भाई? डायरेक्शन में चेंज होगी। सो इट इज इन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है। Whenever velocity changes, there is acceleration. वेलोसिटी चेंज हुई मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो गई। सो इलेक्ट्रॉन अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन एक्सेलरेशन। क्यों है एक्सेलरेशन? क्यों? इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो इट इज वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस। व्हेन वेलोसिटी चेंज इट इज इन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में है भाई। सो चार्ज अंडर एक्सेलरेशन, जब चार्ज एक्सेलरेशन में होता है भाई, जब चार्ज अंडर, शाबाश, चार्ज अंडर एक्सेलरेशन एमिट्स रेडिएशन। सो ये चार्ज जो है कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करना चाहिए। रेडिएशन एमिट करना चाहिए भाई, रेडिएशन लगाना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एनर्जी कैरी करती है, वो रेडिएशन भाई। So charge should give energy in the form of electromagnetic radiation. So इसकी एनर्जी कम हो गई। क्यों? क्योंकि एमिट हो गई एनर्जी। यहां से एनर्जी भाई कम हो गई, एनर्जी कम हो गई। यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी एनर्जी कम हो गई, सो इसका रेडियस ऑब्वियसली कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी।
क्यों? यहाँ से इसको खींच रहा है, अब खुद सोचो, ये इसको खींच रहा है, इसकी एनर्जी कम हो रही है, ये ऑब्वियसली क्लोज टू न्यूक्लियस आएगा और एमिट करेगा रेडिएशन कंटिन्यूसली और क्लोज टू न्यूक्लियस और रेडिएशन कंटिन्यूसली और क्लोज टू न्यूक्लियस, फाइनली इट विल कोलैप्स इन न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में कोलैप्स होना चाहिए, एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट, यहाँ से इसको ऐसे ऐसे न्यूक्लियस खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी कम, पहले ऐसे घूम रहा था, अब एनर्जी कम हो गई और क्लोज आएगा और क्लोज आएगा और एनर्जी कम, फाइनली इट विल कोलैप्स इन न्यूक्लियस। सो इसका पाथ क्या होगा भाई? स्पाइरल होना चाहिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, स्पाइरल होगा इसका पाथ रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाएगा। सो एटम जो है वो स्टेबल नहीं होगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ पॉइंट नंबर 1? रदरफोर्ड के जो मॉडल में क्या डिफेक्ट था? डिफेक्ट नंबर 1, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम इसने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये जो चार्ज था भाई, चार्ज था अंडर एक्सेलरेशन, इट शुड इमिट रेडिएशन, इट्स एनर्जी शुड डिक्रीज, इट्स रेडियो शुड डिक्रीज एंड फाइनली इट शुड कोलैप्स इन न्यूक्लियस, बट दैट डज नॉट हैपन प्रैक्टिकली। सो रदरफोर्ड ने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं दिया भाई। नील बोहर ने यही पॉइंट मॉडिफाई किया, नील्स बोहर जो है भाई, इसने ये पॉइंट मॉडिफाई किया। देखिए भाई, सेकंड पॉइंट, स्पेक्ट्रा, ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा जो है भाई, इसने वो पॉइंट भी एक्सप्लेन नहीं किया। ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, इनफैक्ट ऑरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा जो है इसने एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए भाई, होता क्या है, ये गैस है, गैस में न्यूमरस नंबर ऑफ एटम्स है, न्यूमरस नंबर ऑफ एटम्स है। देखिए भाई, फुल फ्लेजेड कंसंट्रेशन रखिए भाई। ये स्पेक्ट्रा क्या होता है? नील्स बोहर में डिटेल, नील्स बोहर मॉडल में डिटेल में आएगा स्पेक्ट्रा क्या है। आप देखिए, हमने इन एटम्स को एक्साइट कराया, करंट दी, करंट की वजह से एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, वो वापस डे एक्साइट होते हैं, यहां से रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन निकलती है, डे एक्साइट होने, पहले हमने इनको इलेक्ट्रिक करंट दी भाई, करंट की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के बाद वो वापस डे एक्साइट होते हैं, जब वापस डे एक्साइट होते हैं वो रेडिएशन लगाते हैं। जब हम इन रेडिएशंस को प्लॉट किया, हमने देखा वहाँ पे कुछ फिक्स्ड रेडिएशंस थी, फिक्स्ड वेवलेंथ्स थी। लेट अस सपोज, फिर एक्चुअल वैल्यू देखेंगे हम क्या था। लेट अस सपोज 1000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन आई, प्लॉट हो गई। उसके बाद 2500 एंगस्ट्रॉम की प्लॉट हो गई। उसके बाद 3200 एंगस्ट्रॉम जो है वो प्लॉट हो गई। आप इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिट हो गई रेडिएशन, उनको हमने प्लॉट किया। आप मुझे बेटा बोलिए, यहाँ पे 1000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 2500, यहाँ पे 3200। लेट अस सपोज ये जो वैल्यूज़ है, क्या कोई भी वैल्यू ले सकता है? क्या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ है? ये जो स्पेक्ट्रा था बेटा, इसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ थे। कौन कौन सा? 1000 टू, इसके बाद आना चाहिए 1001, 1002, 1003, लेकिन वो तो नहीं हुआ। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ आए। कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू? 2500। उसके बाद पर्टिकुलर वैल्यू 3200। इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं आया। कुछ तो मसला है। अब देखिए भाई, ये कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया भाई? एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन। सेम एटम्स मैंने यहाँ पे लिए, सेम गैस, यहाँ पे मैंने रेडिएशन लगाई, इस तरह से रेडिएशन लगाई, रेडिएशन इसमें पास हो गई, और मैंने यहाँ से जो रेडिएशन वापस निकली, वहाँ से जो रेडिएशन इस तरह से वापस जो रेडिएशन निकली वो मैंने इसी तरह से प्लॉट की। हमने देखा रेडिएशन सारी प्रेजेंट थी, लेकिन ये वाली रेडिएशन इस टाइम मिसिंग थी।
मिसिंग। आपने लगाई बीम, बीम में हर कोई वेवलेंथ थी बेटा, हर कोई वेवलेंथ। ये वेवलेंथ आपने लगाई इस गैस को, वहाँ से जो वापस वेवलेंथ्स निकली उनको प्लॉट किया, उसमें सारी वेवलेंथ्स प्रेजेंट थी, लेकिन ये वेवलेंथ्स मिसिंग थी। कौन सी वाली? यही 1000 एंगस्ट्रॉम वाली, यही 2500 एंगस्ट्रॉम वाली, यही 3200 वाली। ये क्या थी? ये मिसिंग थी बेटा, मिसिंग। सेम वैल्यूज जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, सेम वैल्यूज यहाँ पे क्या है? मिसिंग। इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं भाई? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कुछ तो माजरा है भाई, जो यहाँ पे प्रेजेंट वही एग्जैक्टली वही यहाँ पे मिसिंग। 1000 प्रेजेंट, 1000 मिसिंग। 2500 प्रेजेंट, 2500 मिसिंग। 3200 प्रेजेंट, 3200 मिसिंग। कुछ तो माजरा है, ये हो क्या रहा है? जो प्रेजेंट वही मिसिंग। ये इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं भाई? एब्जॉर्ब हुई ये लाइन्स। क्या कंटिन्यूअस थी या डिस्क्रीट? डिस्क्रीट कुछ लाइन्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमने बोला रदरफोर्ड को, अरे भाई ये एक्सप्लेन करो। रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया ये डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लेकिन नील्स बोहर ने एक्सप्लेन किया। सो ये दूसरा डिफेक्ट था। डिस्क्रीट जो स्पेक्ट्रा था बेटा, ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, बोहर ने एक्सप्लेन किया। कैसे? वो हम बोहर्स पोस्टुलेट में देखेंगे। सो देयर वर 2 मेजर डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल। नंबर 1 स्टेबिलिटी, नंबर 2 शाबाश डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। चलो भाई, ये डिफेक्ट्स थे। इन्हीं डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए ये जो नील बोहर है इसने मॉडिफाई किया। क्या किया भाई? मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। सो वी विल स्टडी बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बराबर पढ़ेंगे हम वही पॉइंट जो एनसीईआरटी टेक्स्ट पे लिखे है भाई। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसका पेज नंबर 424 है। पेज 424 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट। 3 ही पॉइंट्स है बोहर्स मॉडल में। वो 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर 1 है भाई, पॉइंट नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन revolves, थोड़ी बहुत मैं सिंप्लीफाई वर्डिंग करूंगा, अराउंड द न्यूक्लियस in certain fixed orbits, in certain fixed orbit. चलो भाई नोट डाउन कीजिए. और stable orbits, or stable orbits, or stable orbits having fixed energy, having fixed energy, having fixed energy. चलिए भाई नोट डाउन कीजिए. नोट डाउन कीजिए आप. Without emission of energy, without emission of energy. देखिए भाई पॉइंट नंबर 1 क्या है बोहर का. फुल कंसंट्रेशन रखिए. ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. रदरफोर्ड ने क्या बोला था भाई? रदरफोर्ड ने बोला था ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट. किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है. यहाँ पे भी ऑर्बिट पॉसिबल है, यहाँ पे भी ऑर्बिट पॉसिबल है, हर किसी जगह ऑर्बिट पॉसिबल है और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है. ये किसने बोला था? रदरफोर्ड ने. हाँ क्या बोला था भाई? शाबाश. एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट. सो बोहर ने क्या लगाया? उस पर ठप्पा मारा. कैसा ठप्पा मारा भाई?
कैसा टप्पा? इसने बोला भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हर किसी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, उसके लिए कुछ फिक्स्ड पाथ्स है, उन्हीं पाथ्स के अराउंड वो घूमेगा। उन फिक्स्ड पाथ्स का नाम क्या है भाई? स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पे ऑर्बिट है, फिर दूसरी ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड है, वो पता होगी वो यहाँ पे होगी 4 टाइम्स इसकी रेडियस, और तीसरी ऑर्बिट फिक्स्ड है, यहाँ से यहाँ के बीच कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। कहाँ कहाँ ऑर्बिट पॉसिबल है वो उसने दूसरे पोस्टुलेट में बोला, कहाँ कहाँ पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? रदरफोर्ड की पॉइंट पे जो ठप्पा लग गया, रदरफोर्ड ने क्या बोला था? एनी ऑर्बिट। बोर ने क्या बोला? फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट मीन्स कहीं पे एक ऑर्बिट है, फिर दूसरी ऑर्बिट है वो फिक्स्ड है, कहाँ पे होगी? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, पहली ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम है, दूसरी ऑर्बिट उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, तीसरी ऑर्बिट 9 टाइम्स ज़्यादा है उससे। सो ये जो है शाबाश, इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट में घूम सकता है, जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस जो है भाई वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड। अब क्या है भाई, अगर रेडियस फिक्स्ड है, चलो भाई यहाँ पे घूमेगा, इसके बाद किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा, इसके बाद उसके बाद पर्टिकुलर ऑर्बिट होगी कोई, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा। लेकिन ये तो रेडिएशन एमिट करना चाहिए, ये तो सटल वही मोशन है, सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन इसने कहा ये जो ऑर्बिट है भाई, इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड एनर्जी है इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल ये पहली वाली ऑर्बिट है, मैथमेटिकली दिखाऊंगा मैं, हाइड्रोजन में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में -3.4, तीसरी ऑर्बिट में -0.85, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसने कहा हर किसी ऑर्बिट की अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। पहली ऑर्बिट है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है भाई, इसकी पहली ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -13.6। अगर इलेक्ट्रॉन को इसमें घूमना है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, कितनी? -13.6। सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या रेडिएशन एमिट करेगा? नहीं, क्योंकि अगर इसको इस ऑर्बिट में घूमना है, इस ऑर्बिट में रहना है, इस ऑर्बिट में रहने के लिए इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। कितनी? -13.6 एनर्जी। अगर दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमना है उसके लिए जो एनर्जी है फिक्स्ड है, कितनी एनर्जी है? -3.4। सो अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरी ऑर्बिट में, इसकी एनर्जी कांस्टेंट कितनी? -3.4। न तो ये तो एमिट नहीं कर सकता, नहीं एमिट करेगा भाई, नहीं एमिट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। एमिट कब करता? अगर एनर्जी फिक्स्ड नहीं होती तो उसकी रेडियस कम होती, कोलैप्स होता। यही तो डिफरेंस है किस किस मॉडल में शाबाश, एक तो रदरफोर्ड्स मॉडल में, दूसरा बोहर्स मॉडल में। सो दिस मीन्स कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो फुली यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या बोलते हैं भाई? अगर एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल है एमिट करना चाहिए रेडिएशन, ये तो एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल है, रेडिएशन एमिट करना चाहिए, लेकिन इसने कहा एनर्जी फिक्स्ड है। सो ऑल द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डज नॉट अप्लाई हियर। तभी तो ये नया फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है भाई। तीसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को घूमना है, इसकी एनर्जी तीसरे ऑर्बिट में कांस्टेंट है, कितनी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी अगर कांस्टेंट है इट विल नॉट एमिट रेडिएशन। इसलिए जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स का ना तो पॉइंट क्या है? एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। फिक्स्ड ऑर्बिट्स, इनका नाम है स्टेबल ऑर्बिट्स, हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। हर किसी ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी है, सो इट विल विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी। सो ऑर्बिट्स का नाम जो है भाई, ऑर्बिट्स का नाम है स्टेशनरी स्टेट्स, भी इसने रखा, स्टेशनरी स्टेट्स। ऑर्बिट्स का नाम क्या है? स्टेशनरी स्टेट्स। ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। ठीक है भाई, स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए। चलो भाई ठीक। सो एटम कैसे स्टेबल है? नील्स बोहर के अकॉर्डिंग और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं स्टेबल था भाई, नील्स बोहर के अकॉर्डिंग इसलिए स्टेबल है क्योंकि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड है, ऑर्बिट्स भी फिक्स्ड है, कहाँ कहाँ ऑर्बिट है वो भी फिक्स्ड है, और ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है वो चीज़ भी फिक्स्ड है। ठीक है भाई, चलिए ये पॉइंट नंबर 1 था।
चलो अब दूसरा मसला है ये जो ऑर्बिट्स है कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है। आपने कहा ऑर्बिट्स हर जगह पॉसिबल नहीं है, नील्स बोहर ने बोला ऑर्बिट्स हर जगह पॉसिबल नहीं है। अरे भाई अगर पॉसिबल हर जगह नहीं है, कुछ फिक्स्ड पॉइंट इस पे पॉसिबल है, वो बोलो कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, एटलीस्ट वो तो बोलो। चलिए भाई, चलिए अब मैं दूसरा पॉइंट लिखवाऊंगा आपको। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली those orbits are possible for which angular momentum is the integral multiple of h/2 पाई। कहाँ कहाँ ऑर्बिट्स पॉसिबल है, कौन कौन से फिक्स्ड ऑर्बिट्स पॉसिबल है। अरे वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स पॉसिबल है जहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स पॉसिबल है जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए भाई, पहला h/2 पाई इलेक्ट्रॉन का पहला एंगुलर मोमेंटम जहां पे h/2 पाई होगा वहां पे ऑर्बिट पॉसिबल है। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन h/2 पाई इंटू 2, अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना निकला वहां पे दूसरी ऑर्बिट पॉसिबल है। जहां पे एंगुलर मोमेंटम 3 इंटू h/2 पे वहां पे तीसरा ऑर्बिट पॉसिबल है। जहां पे एंगुलर मोमेंटम 4 इंटू h/2 पाई, देखिए भाई h/2 पाई को मल्टीपल होता है, h/2 पाई को पहले 1 से मल्टीपल हुआ। जहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा h/2 पाई वहां पे पहली, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा h/2 पाई, लेट अस सपोज, ये एक्चुअली नहीं है, लेट अस सपोज इसका वैल्यू है x, लेट अस सपोज इसका वैल्यू है x। तो जहां जहां x के मल्टीपल्स में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे ऑर्बिट पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल पहला निकलेगा 1x, दूसरा निकलेगा 2x, तीसरा निकलेगा 3x, चौथा निकलेगा 4x एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन है भाई, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जहां पे x होगा वहां पे, यहां पे फॉर एग्जांपल x है, यहां पे पहला एंगुलर मोमेंटम है x, यहां पे पहली ऑर्बिट है। आपने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, लेट अस सपोज 1.1x, ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहां पे आया आपको कहीं पे 1.1x निकला, यहां पे ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होगी भाई। 1.2x वहां पे ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होगी, 1.3x वहां पे पॉसिबल नहीं होगी। जहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम आउट 2x, इंटीग्रल मल्टीपल 2x, वहां पे दूसरी ऑर्बिट पॉसिबल है। क्या 2.1x पॉसिबल है? नहीं, वहां पे ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। 2.2x क्या वहां पे ऑर्बिट पॉसिबल है? नहीं। जहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम आउट कितना? 3x, वहां पे ऑर्बिट पॉसिबल है। सो जहां जहां h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां वहां ऑर्बिट पॉसिबल है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी। देखिए भाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, वो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा भाई, L जो होता है भाई, ये होता है भाई R×P 11th क्लास में। एंगुलर मोमेंटम जो है भाई, फिर डायरेक्शन निकालते हो, राइट हैंड कर्व रूल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर्व रूल, राइट हैंड सिक्र रूल, वो छोड़ो, R×P sin थीटा। What is P? Linear momentum. What is R? Perpendicular distance. What is theta? Angle. देखिए भाई, ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ से वेलोसिटी V है इस तरह से, ये रेडियस R है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। सो थीटा इज इक्वल टू 90। बोलिए भाई एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आया? R। ये mv के बराबर, मोमेंटम mv, साइन ऑफ 90, साइन 90 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। सो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आया? mvr।
mvr। सो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसके बराबर है, mvr। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यही एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, h/2 पाई या इसके मल्टीपल्स के। आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, ठीक है भाई। सो ये जो एंगुलर मोमेंटम L है भाई, ये होना चाहिए n टाइम्स h/2 पाई। ये होगा n टाइम्स h/2 पाई। व्हाट इज L? L होगा भाई, ये होगा mvr। ये होना चाहिए n टाइम्स h/2 पाई। इन अदर वर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं भाई, ये जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है भाई, क्वांटाइज्ड है। इसके फिक्स्ड वैल्यूज है, किसके फिक्स्ड वैल्यूज है, एंगुलर मोमेंटम है। कितना वैल्यू है, h/2 पाई जो है उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में इसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है भाई। सो नंबर 1 पॉइंट आया भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, ऑर्बिट्स में। किन ऑर्बिट्स में, जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स होगी उनकी एनर्जी भी क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है, इसलिए इमिट नहीं करेगा। इमिट एब्जॉर्ब कर सकता है, इमिट भी करेगा जब डे एक्साइट हो जाएगा, लेकिन एक ऑर्बिट में इमिट करेगा, जब एब्जॉर्ब कर सकता है भाई एक ऑर्बिट में। ये एक ऑर्बिट है भाई, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है। अगर डे एक्साइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, एनर्जी एमिट करेगा, अगर एक्साइट हो जाएगा एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इस ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट में इट विल नॉट एमिट रेडिएशन। व्हाई इट विल नॉट एमिट रेडिएशन, व्हाई, क्योंकि इसकी एनर्जी यहाँ पे फिक्स्ड है। शाबाश, डे एक्साइट के टाइम अगर एक्साइट होना है तो एब्जॉर्ब कर सकता है, डे एक्साइट होना है तो एमिट कर सकता है, लेकिन इस ऑर्बिट में ये इट विल नॉट एमिट रेडिएशन। ठीक, कहाँ कहाँ ऑर्बिट पॉसिबल है, क्या ऑल ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, वो तो रदरफोर्ड ने बोला नहीं, इसने कहा ऑर्बिट से फिक्स्ड है। कहाँ कहाँ ऑर्बिट पॉसिबल है, जहाँ जहाँ एंगुलर मोमेंटम है h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है भाई। एंगुलर मोमेंटम जहाँ पे क्वांटाइज्ड होगा h/2 पाई या इसके मल्टीपल्स में होगा। चलो भाई अब लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट से ही लिखूंगा भाई। एन इलेक्ट्रॉन माइट make a transition might make a transition from one energy level या one energy level, आप energy level बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, from one energy level या ऑर्बिट to another orbit, to another lower orbit, lower energy level, या इसका नाम क्या है भाई, ऑर्बिट है। when it does so it emits energy in the form of photon, in the form of radiation, equal to difference between initial and final states। ये मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट से डायरेक्टली कॉपी किया भाई। आप ये पहले नोट डाउन कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट क्या है भाई। ये नोट डाउन कीजिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए।
पॉज करके नोट डाउन जल्दी। चलिए भाई मैं आपको समझाऊंगा ये वाला पॉइंट, इसी के साथ हमारा बोहर थ्योरी कंप्लीट हो गया। ये न्यूक्लियस है, यहां पे फर्स्ट शेल, यहां पे सेकंड शेल, यहां पे थर्ड शेल। लेट अस सपोज मैंने फिलहाल 3 शेल्स बनाए। यहां पे इलेक्ट्रॉन था बेटा फर्स्ट शेल में, हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, यहां पे अब इलेक्ट्रॉन आया, इसने जंप किया यहां से यहां तक। सो ये जो स्टेट है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। इनफैक्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट है। इलेक्ट्रॉन बोलता है अब भाई मैं वापस आऊंगा, इनिशियल स्टेट पे मैं वापस आऊंगा। यहां पे दूर था, यहां पे नजदीक था। दूर था एनर्जी ज्यादा, कम एनर्जी कम। यहां पे एनर्जी -13.6 है, वो मैं प्रूफ दिखाऊंगा इसका। यहां पे एनर्जी -3.4। देखिए भाई माइनस में छोटा ये बड़ा, यहां पे एनर्जी ज्यादा, इससे दूर जाओगे इससे ज्यादा, इससे दूर इससे ज्यादा। सो सेकंड ऑर्बिट पे एनर्जी कितनी है भाई? -3.4। लेट अस सपोज एनर्जी है भाई EI। व्हाट इज EI? इनिशियल एनर्जी। इस वाली शेल में, सेकंड वाली शेल में कितनी है हाइड्रोजन में? -3.4। इलेक्ट्रॉन डेक्साइट हो रहा है, वापस आ रहा है ऊपर से नीचे। अब पहुंचा है इनिशियल लेवल में, ये फाइनल लेवल है। ये इनिशियल थी, फाइनल में यहां पे आया। अब आप समझिए भाई यहां पे कितनी एनर्जी? -13.6। अरे भाई एनर्जी तो कम हो गई, यहां पे एनर्जी ज्यादा थी, यहां पे एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी गायब कहाँ हो गई? यहाँ पे एनर्जी -3.4, यहाँ पे एनर्जी -13.6, गायब कहाँ हो गई? इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है भाई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गई कहाँ? ये निकली कैसे? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैं समझाऊंगा भाई, ये एनर्जी इनिशियल, ये एनर्जी फाइनल। लेट अस सपोज इनिशियल एनर्जी है भाई कितनी? लेट अस सपोज 150। फाइनल एनर्जी कम है, नजदीक आ गया, ये है 100। अरे यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा थी 150, नीचे आया एनर्जी कम, कितनी? 150। एनर्जी तो गायब हो गई, वो गई कहां? वो गायब नहीं हो गई, वो निकली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कितनी निकली? 15 निकली। आप लगाइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको बराबर आएगा। यहाँ पे 150 थी, नीचे आया 100 यहाँ है, तो 50 वापस निकली। सो एनर्जी कितनी निकली? EI -EF निकली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसका नाम है डेल्टा E। रेडिएशन में आपने पढ़ा है फोटोन, फोटोन की एनर्जी है hν। सो वी कैन से जो एनर्जी निकली, कितनी निकली? E2 -E1 या EI -EF इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो hν के बराबर है। फिर से मैं समझाऊंगा एक बार और, एक बारी और समझाऊंगा भाई। देखिए भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन था, इसकी एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। लेट अस सपोज यहां पे इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम सेकंड शेल टू फर्स्ट शेल। सेकंड में एनर्जी 7, फर्स्ट में एनर्जी 3, गायब कितनी हो गई? 4। वो गायब हो गई नहीं, गायब नहीं हो गई, वो निकली जब इलेक्ट्रॉन डेक्साइट हो जाएगा हायर शेल से लोअर शेल तक, वहां एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे भाई। फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी कितनी हो गई? 7 - 3, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 7 3, यहाँ पे 4, वहां से निकली 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 7 3 4 निकली वहां से। फोटॉन्स की एनर्जी किसके बराबर है? hν। hν निकला आपको 7 - 3, वो किसके बराबर? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जनरल में अगर यहाँ मैं एनर्जी रखूंगा EI, यहाँ मैं एनर्जी रखूंगा EF। ठीक है भाई, तो एनर्जी कितनी निकली जनरल में? आपने बोला 7 - 3, यहां पे क्या था भाई? EI -EF। इतनी एनर्जी निकली, EI माइनस इतनी निकली इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी आप hν लिखिए और hc/λ लिखिए।
ये एनर्जी है भाई। क्या कोई भी वैल्यू निकल सकता है या फिक्स्ड वैल्यूज़? कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा भाई, फिक्स्ड वैल्यूज़ निकलेंगे। फर्स्ट और सेकंड के बीच हाइड्रोजन में एनर्जी डिफरेंस है 10.2। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में ये माइनस ये करेंगे, फिक्स्ड वैल्यू आएगा। गो ये जो एनर्जीज निकलेगी यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, फिक्स्ड वैल्यू आएगा भाई, 1.85 आएगा, 1.85। सो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड से फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन में, क्या कोई भी एनर्जी निकलेगी? नहीं, एनर्जी निकलेगी फिक्स्ड वैल्यू 10.2। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर शेल से हायर शेल तक जंप करेगा, एमिट करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? यही 10.2। यहाँ पे था 10.2 एनर्जी एब्जॉर्ब की, ऊपर गया फिर वापस आएगा, वापस लगाएगा 10.2। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड से सेकंड तक हाइड्रोजन में, कितनी एनर्जी लगाएगा? 1.85। अगर सेकंड से थर्ड तक जंप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कितनी? 1.85। क्या कोई भी वैल्यू है या फिक्स्ड वैल्यूज? फिक्स्ड वैल्यूज है। सो ये पॉइंट है, ये एक्सप्लेन करता है ऑरिजिन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। सो मुझे लगता है ये 3 पोस्टुलेट जो थे भाई आपको समझ आए होंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या था बेटा? शाबाश, क्या था? शाबाश, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। फिक्स्ड ऑर्बिट्स की फिक्स्ड एनर्जी है। अगर एनर्जी फिक्स्ड है सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट emit energy in that shell. In that shell it will not emit energy. Constant रहेगी एनर्जी। ठीक। सेकंड, कहाँ कहाँ ऑर्बिट्स पॉसिबल है? कहीं पे भी ऑर्बिट पॉसिबल है? नहीं, वहाँ ऑर्बिट पॉसिबल है जहाँ एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल्स में होगा, वहाँ ऑर्बिट पॉसिबल है। सो एनर्जी कॉन्सेप्ट, एनर्जी कब एमिट करेगा? एब्जॉर्ब करेगा जब इलेक्ट्रॉन डेक्साइट हो जाएगा हायर शेल से लोअर शेल तक, इट विल एमिट एनर्जी किसके बराबर? EI-EF। शाबाश। अगर लोअर से हायर तक जंप करेगा यही एनर्जी लेकिन एब्जॉर्ब करेगा। न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक। सो दिस वाज द बोहरिश थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं कुछ डेरिवेशंस दिखाऊंगा। रेडियस डेरिवेशन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसके बराबर, वेलोसिटी किसके बराबर, एनर्जी किसके बराबर, देन वी विल गो फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई। सो दैट्स ऑल। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल।